हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं लूसेंट टॉपिक हिस्ट्री चल रहा था और हिस्ट्री में हम लोग इसके पहले ये ब्राह्मण साम्राज्य है 15 चैप्टर नंबर है और इसके पहले 14 में हम लोग देखे। तो 14 में जो अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इन सबों को देखा, ये मौर्य साम्राज्य था। तो इसके पहले मगध साम्राज्य जो इसमें जिसमें हम लोग की अशोक को पढ़े, उसके पिता बिंदुसार को पढ़े, ये सब पढ़े। तो ये मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के बाद अब जो है लास्ट हो गया और उसमें आप लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था कि शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी और पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम था मौर्य शासक कौन, बृहद्रथ, उनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दी और उनकी हत्या के बाद जो है उसी मगध पर एक नया वंश स्थापित हुआ, शुंग वंश, जिसका कि पुष्यमित्र शुंग ने आरंभ किया, लेकिन वो था ब्राह्मण, इसलिए उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण साम्राज्य। तो आइए हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य जो कि बृहद्रथ मौर्य शासक अंतिम था 150 ईसा पूर्व में, उसका मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसका वध किया और वो गद्दी पर बैठा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां से कहानी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग है ना, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। ये कह रहा है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, कब डाली, 150 ईसा पूर्व में। इसका जो शासक था मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, उनकी हत्या की और उनके जगह पर अपना जो वहां सत्ता पर काबिज हो गया। कौन, पुष्यमित्र शुंग। तो ये था ब्राह्मण जाति का, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, है ना, और वह क्या था, ब्राह्मण जाति का था। आगे देखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण साम्राज्य। आगे पढ़ते हैं। शुंग शासकों ने, अब ये पुष्यमित्र शुंग चला तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। देखिए आप क्या है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां रखी, विदिशा में, है ना। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। विदिशा में अपना राजधानी बनाया किसने, शुंग ने, है ना, पुष्यमित्र शुंग। या फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद जो उसका उत्तराधिकारी शुंग शासक हुआ, उसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंडो यूनानी शासक, है ना, इंडो यूनानी शासक मिनांडर, है ना, मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने किसको, इंडो यूनानी शासक, क्या नाम है, मिनांडर, है ना, मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए, है ना, इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार कौन सा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और जो अश्वमेध यज्ञ कराया तो इनके लिए अश्वमेध यज्ञ में जो आए वो संत में वो कौन आए, तो पतंजलि। कौन आए, पतंजलि। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरहुत स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। भरहुत स्तूप का जो निर्माण कराया किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, है ना। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। अब देखिए इसकी हत्या किसने कर दी, वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कौन सी वंश, कण्व वंश की स्थापना की। देखिए वहां जो मगध में था, पहले नंद था, फिर चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त का पुत्र जो है बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया, अशोक के बाद दशरथ आया, उसका अशोक का पौत्र, उसके बाद बृहद्रथ जो भी आया और बृहद्रथ को मार करके उसकी गद्दी पर कौन बैठा, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का जो ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग, तो वहां ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुआ और पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग वंश का अंतिम शासक हो गया देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने कर दी, वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। और जब देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और उसी मगध पर अब किस वंश का शासन हो गया, कण्व वंश का। वासुदेव ने कौन सा वंश स्थापित किया, कण्व वंश, वासुदेव ने, है ना। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश
मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं, कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। अब ये कण्व वंश का भी अंतिम राजा कौन सा हो गया? सुशर्मा। ये जो कण्व वंश, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था आपका कि वासुदेव जो है, ये वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? तो कण्व वंश का। या फिर पूछेगा कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। अब देखिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की। फिर देखिए, ये सत्ता का मतलब सिर्फ हत्या है। अब देखिए यहां, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की। अब ये सुशर्मा जो अंतिम शासक हुआ, इसकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने? सिमुक ने, है ना। ये सिमुक ने क्या किया? अब सिमुक ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा की, जो शुंग वंश का था, और उसके जगह पर क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिमुक ने किस वंश की स्थापना की? तो सातवाहन वंश की। एक ही मगध पर बार बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कभी मौर्य तो कभी शुंग तो कभी कण्व, और फिर अभी कौन आ गया? सिमुक, सातवाहन। देख रहे हैं एक मगध की गद्दी पर कितना बदला जा रहा है एक ओर से सारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। सातवाहन मतलब आंध्र वंश। सातवाहन को क्या बोलते हैं? आंध्र वंश। सातवाहन आंध्र वंश के शासकों ने, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो है जितना भी सातवाहन शासक है, इसने अपनी राजधानी कहां रखी? प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। अभी अगर आप वर्तमान में देखेंगे कि यह प्रतिष्ठान कहां स्थापित है, तो ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक, जिसने कि सातवाहन की स्थापना की, है ना। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक थे। सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुल्लुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये जो है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक सातकर्णी, गौतमी सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी जो है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हैं। आगे देखते हैं, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया, है ना। देखिए, ये जो है सिमुक के बाद जो सातकर्णी है, ये सिमुक अलग है, सातकर्णी अलग है। तो सिमुक ये जो सातकर्णी है, इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। आगे बढ़ते हैं, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए, सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल। जब सातवाहन का शासक था मगध पर, उस समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन हुए? हाल। और एक क्या नाम था दूसरा का? गुणाढ़। हाल और गुणाढ़, ये दोनों क्या है? साहित्यकार हैं। किस वंश के? तो याद रखना है, सातवाहन वंश के साहित्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल में गाथा सप्तशतक, हाल में गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने हाल ने मतलब ये जो साहित्यकार हुआ इसका सातवाहन वंश का, हाल और गुणाढ़, तो कह रहा है हाल ने गाथा सप्तशतक, हाल ने क्या लिखा? गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा, गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहन काल में जो साहित्यकार हुए हाल और गुणाढ़, तो हाल की रचना कौन सी है? तो हाल की रचना का क्या नाम मित्र? गाथा सप्तशतक। हाल की रचना है गाथा सप्तशतक और गुणाढ़ की रचना है बृहद कथा, है ना। गुणाढ़ की रचना क्या है? बृहद कथा। तो ये याद रखना है, बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। आगे देखते हैं, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। देखिए, कौन कौन सा मुद्रा प्रचलन किया सातवाहन शासक ने? एक चांदी है, तांबा है, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सबसे पहले किसने किया? सातवाहन शासकों ने किया। कह रहा है कि ब्राह्मणों को जो दान देने की प्रथा थी, भूमि अनुदान में दान देने की जो क्रिया थी, ये किसने स्टार्ट किया? सातवाहन ने। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। किसने किया? सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले किया। आगे देखते हैं,
सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक, सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्रकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है? सातवाहनों की भाषा क्या है? प्रकृत। सातवाहनों की भाषा प्रकृत, सातवाहनों की भाषा प्रकृत। और सातवाहनों की जो लिपि है मित्र, ये लिपि क्या है सातवाहनों की? ये ब्राह्मी लिपि थी, है ना, लिपि ब्राह्मी थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इनकी प्रकृत क्या थी? ये भाषा प्रकृत थी, भाषा प्रकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। आज हमारा देश पितृसत्तात्मक समाज है हमारे देश में, लेकिन ये जो है सातवाहनों के समय का जो समाज है वो क्या है? मातृसत्तात्मक समाज था। आगे देखते हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं। अब सातवाहन वंश जो हुआ, सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति, मतलब जो स्थापत्य कला उन्होंने बनाया, उनकी कृतियों में क्या क्या है आइए देखते हैं क्या क्या बनवाया। पहला है कार्ले का चैत्य। पहला क्या? कार्ले का चैत्य। अजंता, अजंता भी सातवाहनों का देन है। एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा दोनों किसकी है? सातवाहनों का देन है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, और की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला, कौन सा है? अमरावती कला। एवं अमरावती कला का विकास सातकर्णी एवं अन्य सभी, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। देखिए क्या कह रहा है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है। क्या क्या है? एक नंबर में है कार्ले का चैत्य, दूसरा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, गुफाओं का निर्माण, एवं अमरावती कला का विकास, तीसरा है अमरावती कला का विकास। तो कहेगा अमरावती कला का विकास किनके काल में हुआ? तो सातवाहन के काल में। और उन्होंने जो है इस पे सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला में इसको दिया गया है, अमरावती कला का विकास भी किया। और आगे है सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। मतलब जो भी सातकर्णी थे और अन्य सभी सातवाहन वंश के जितना भी शासक थे, उन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी, उन शासकों को, सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहा जाता था? दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे, दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। आगे देखिए, सातवाहन राज्य ने उत्तर, है ना, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। किसका काम किया? सेतु का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सेतु का काम किया कहने का अर्थ है कि सातवाहन साम्राज्य ने, सातवाहन वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया, इसलिए लिखा सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। बात भी सही है। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य था मित्र, जो यहां पर एंड होता है सिर्फ एक वीडियो में। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 लुसेंट हम देखेंगे, ये है भारत के यवन राज्य, भारत के यवन राज्य। चैप्टर नंबर 16 आएगा, भारत के यवन राज्य, अगली वीडियो में। और मैं साथ ही कहना चाहता हूं, जो भी हमको देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं लुसेंट का, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको प्राचीन भारत का शुरू से सारा चीज देखना है, सारा वीडियो देखना है, तो आप हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट में आइए। वहां आपको प्राचीन भारत नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो ऊपर से अपडेटेड है, आप उसको देख सकते हैं, वहां आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन भारत के यवन राज्य स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।